Hello everybody, this is Vinay Chauhan. Today I am starting class 11 chapter first जिसका नाम है From the Beginning of Time. इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। जिन भी बच्चों ने इसका प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, वो वहां जाकर इसका पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करी थी। आज इस चैप्टर का हम सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। कई बार हमारे मन में सवाल आता है कि इतनी सारी हमने हिस्ट्री पढ़ ली, हिस्ट्री के बारे में इतनी सारी बातें होती है, तो आखिर व्हाट इज द सोर्स टू नो अबाउट हिस्ट्री? क्या सोर्स है? हम बिलीव कैसे कर लें कैसा हुआ था? जैसे इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि 5.6 मिलियन ईयर अगो ह्यूमन सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर देखा गया था। वो ऐसे कम्युनिकेट करता था, ऐसे खाता था, ऐसे रहता था, ठीक है, कैसे शिकार करता था, कौन कौन से टूल्स यूज करता था, ये बातें तो हमने इंट्रोडक्शन में देख ली। अब बात आती है बिलीव करने की। कैसे बिलीव करें हम, क्या सोर्स है हमारे पास में? तो आइए देखते हैं। वो पहला है फॉसिल। फॉसिल क्या होता है? जब भी कोई ओल्ड प्लांट, एनिमल या फिर ह्यूमन मरने के बाद क्या होते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं और जमीन में दबने के बाद वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, स्टोन में, और स्टोन से बड़ी रॉक के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और वहीं पर हजारों लाखों साल तक पड़े रहते हैं, जो कि क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बात करी हमने फॉसिल की। अब देखते हैं आपकी बुक में अंदर फॉसिल को एनालिसिस करने की दो प्रोसेस दी हुई है। एक है डायरेक्ट एनालिसिस, एक है इनडायरेक्ट एनालिसिस। डायरेक्ट एनालिसिस किसकी हेल्प से की जाती है? केमिकल का यूजेस करके हम फॉसिल्स की एज पता करते हैं, उसे कहते हैं डायरेक्ट एनालिसिस। इनडायरेक्ट एनालिसिस के अंदर क्या होता है, जब कोई फॉसिल्स होता है उसकी कवरिंग हो जाती है काय से, स्टोन से, तो धीरे धीरे करके वो स्टोन्स की लेयर को निकाला जाता है। स्टोन्स की लेयर को निकालने के बाद में उन्हीं लेयर की स्टडी की जाती है और उन्हीं लेयर की एज के बेसिस पर ही फॉसिल्स की एज डिसाइड की जाती है। इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एनालिसिस। ठीक है, तो दोनों एनालिसिस की प्रोसेस हमने देख ली। अब बात करते हैं स्पेसीज की। स्पेसीज क्या होता है? स्पेसीज होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों का ऐसा समूह जो कि क्या करने में उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, संतान उत्पत्ति करने में वो एबल होना चाहिए, और उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न की गई है वो संतान भी संतान उत्पत्ति करने की योग्य होनी चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? स्पेसीज कहते हैं। ठीक है, ये हो गया स्पेसीज। अब बात करते हैं ह्यूमन फॉसिल, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग। ये सभी क्या करते हैं, हमें हिस्ट्री को जानने में हमारी हेल्प करते हैं। देखा जाए तो ह्यूमन फॉसिल, स्टोन टूल्स, केव पेंटिंग, इनका अपने आप में ही एक पूरा हिस्ट्री का पार्ट है। ह्यूमन फॉसिल के बारे में देखेंगे तो पूरी की पूरी एक बुक अगर पढ़ ले तो वो भी कम है। स्टोन टूल्स के बारे में कहीं किताब पढ़ ले वो भी कम है। और केव पेंटिंग, इनकी क्या होती है, अपने आप में एक स्पेशलिटी होती है, लेकिन हमें तो सिर्फ क्या किस फॉर्म में देखना है, इनको एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना है कि ये हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये पूरे के पूरे हिस्ट्री के एक अपने आप में एक पूरे पार्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस केव पेंटिंग की, तो केव पेंटिंग क्या होता था, गुफाओं के अंदर पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई हुआ करती थी। जैसे भीमबेटका की बात कर ले, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे एमपी के अंदर। बाघ की गुफाएं, एलोरा एलिफेंटा की गुफाएं, ये ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है, इनके अंदर केव्स के अंदर पेंटिंग्स बनी हुई होती थी। स्टोन टूल्स की अगर बात करें तो स्टोन्स को अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग उनको शेप्स दिए जाते थे। ठीक है, नुकीले इस फॉर्म में बनाए जाते थे कि शिकार को आसानी से घायल कर सके। तो ये सारी की सारी चीजें किसके द्वारा बनाई गई थी? अर्ली ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन विद्वान तो विद्वान होते हैं, उन्होंने इसे मानने से मना कर दिया। उन्होंने क्या कहा, हम कैसे मान लें कि जो आदि मानव जिसको रहना नहीं आता, खाना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता, जानवरों की तरह रहता है, उन्हीं की तरह उठता बैठता है और उन्हीं को मार के खा जाता है, क्या वो केव्स के अंदर पेंटिंग बना सकता है? और क्या वही आदि मानव स्टोन्स के टूल बना सकता है? तो उन्होंने इसको मानने से मना कर दिया था। ठीक है, जब जब भी ऐसे रिसर्च हुई तब तब उन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया, उसको मानने से मना कर दिया कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये पेंटिंग से, ये टूल से, ये मॉडर्न ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं, अर्ली ह्यूमन के द्वारा बनाए गए नहीं हैं। ऐसा कौन मान रहा था? सभी स्कॉलर्स मान रहे थे। सबसे पहले डिस्कवरी कब हुई थी?
अबाउट 200 ईयर्स एगो जब स्टडी हुई तो इसमें भी जो विद्वान थे, मोस्टली जो स्कॉलर्स है, उन्होंने भी क्या करा, वो रिलेक्टेंट थे, उन्होंने असंतुष्टि की भावना व्यक्त की। क्यों व्यक्त की? एक उनका बैकग्राउंड ये भी देखा जाता है कि उनका बिलीव किसके ऊपर था, उनका बिलीव था बाइबल के ऊपर। और बाइबल के भी कौन? ओल्ड टेस्टामेंट, मतलब बाइबल का वसीयतनामा। क्या कहता है बाइबल का वसीयतनामा? कि पूरे संसार में जितने भी जीव जंतु हैं वो किसकी उत्पत्ति है? एडम और ईव की संतानें हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया किसके द्वारा बनाई गई है? क्रिएशन बाय गॉड, गॉड के द्वारा सारी की सारी दुनिया बनाई गई है। इसी कारण से वो इनके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, ये प्रोसेस चल ही रही थी, इनका बीच में मतभेद हो ही रहा था। और इन 1856 निएंडर वैली कहाँ? जर्मनी के एक पास में एक सिटी है, वहाँ की बात हो रही है, निएंडर वैली। यहाँ पर क्वायरिंग ऑफ लाइमस्टोन की क्या हो रही थी? खुदाई हो रही थी। तो इसी खुदाई के दौरान वहाँ के वर्कर्स को क्या मिला? एक स्कल मिला। स्कल्स के साथ में उसके फ्रैगमेंट भी मिले। तो उन्होंने क्या सोचा कि ये फ्रैगमेंट हमारे क्या काम का, स्कल हमारे क्या काम का। तो उन्होंने क्या करा, वो स्कल और उसके फ्रैगमेंट किसे दे दिए? वहाँ का एक स्कूल टीचर था जो कि नेशनल हिस्ट्री का टीचर था, जिसका नाम था कार्ल फ्यूरट को जब उन्होंने वो दिया तो कार्ल फ्यूरट ने उसकी जब स्टडी की स्कल की, तो उन्होंने क्या देखा कि जो स्कल है वो मॉडर्न ह्यूमन को बिलोंग नहीं करता है। जब उन्हें ये पता लगा तो उन्होंने क्या करा, उसका एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक स्ट्रक्चर बनाया और ओरिजिनल स्कल था वो तो अपने पास रख लिया, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्ट्रक्चर बनाया था उसे किसके पास पहुंचा दिया? बॉन यूनिवर्सिटी के एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। अब एनाटॉमी क्या होता है? जो बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करता है, शरीर की संरचना के बारे में जो अध्ययन करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? एनाटॉमी का प्रोफेसर का, एनाटॉमी का उस ब्रांच को कहा जाता है, ठीक है। और एनाटॉमी के प्रोफेसर को पूछा दिया। अब वो एनाटॉमी के प्रोफेसर कौन थे? उनका नाम था हरमन सॉफ हुसैन था। जब हरमन सॉफ हुसैन ने भी उस कंकाल को देखा तो उन्होंने क्या पाया कि ये जो कंकाल है ये वाकई मॉडर्न ह्यूमन को बिलोंग नहीं करता है, और ये कंकाल जिस भी मानव का है, जिस आदि मानव का है, उसका अस्तित्व भी अभी इस दुनिया में नहीं है। जब दोनों की रिसर्च मैच हो गई तो दोनों ने क्या करा, मिलके एक जॉइंट पेपर पब्लिश कर दिया। और जब जॉइंट पेपर पब्लिश करा तो फिर से विद्वानों ने मानने से मना कर दिया, बोले हम तो मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ भी था, ठीक है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था उनके बीच में। और फिर से एक और 24 नवंबर 1859 को क्या होता है, चार्ल्स डार्विन की एक बुक थी जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस बुक के अंदर ह्यूमन का इवोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ, ये पूरा का पूरा इसके अंदर बताया गया था। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई थी कि एक ही दिन में करीबन इसकी जिस दिन पब्लिश हुई उसी दिन 1250 कॉपी इसकी क्या हो चुकी थी, बिक चुकी थी, ठीक है। और साथ ही साथ डार्विन ने इस बुक में यह भी बताया था कि जो ह्यूमन है इसकी जो उत्पत्ति, इसकी जो ओरिजिन है वो क्या है, जानवरों के द्वारा ही हुई है। मतलब हम जो आए हैं वो कैसे हुए, जानवर के अंदर ही धीरे धीरे सुधार होता गया और जानवर से ही फिर क्या बने हैं, इंसान बने हैं। ऐसा किन्होंने बताया था, डार्विन ने अपनी बुक में बताया था। और उसी के बाद में फिर क्या हुआ था, लोगों ने इसके अंदर बिलीव करना चालू कर दिया था। तो ये पूरा हमने पढ़ लिया सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।